इंटरमीडिएट और फाइनल के सारे स्टूडेंट्स, सितंबर का महीना इतिहास का पहला ऐसा महीना जहां पे सीए की एग्जाम्स हो रही हैं और अब बारी लास्ट मोमेंट टिप्स की, जिससे हम हमारे मार्क्स किस तरह से और बेहतर कर पाएंगे और पेपर को कैसे कॉन्फिडेंटली अप्रोच कर पाएंगे। 3 बातें करेंगे। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं आईसीएआई मार्क्स कैसे अलॉट करता है। इससे आप कुछ टिप्स ले सकते हो जिससे हम कुछ सही चीज़ें करें एग्जाम में, जिससे हमें फ़ायदा मिले। मैंने इसे प्रिपेयर किया है पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन एफआरएन एडवांस अकाउंट। सबसे पहले जितने पेपर्स मैंने देखे, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलता है नरेशन दो, जर्नल एंट्री में नरेशन दो नहीं दो, मार्क्स इंस्टीट्यूट काटता नहीं है। ये सीए फाइनल में बिल्कुल तय है, लेकिन इंटरमीडिएट में आई वुड सजेस्ट कि आप नरेशन दें। हैंड राइटिंग कैसी भी चलेगी, मैं आपको अभी कुछ कॉपीज दिखाता हूँ इंस्टीट्यूट ने कैसे मार्क्स अलॉट किए हैं, और आप देखना जितनी खराब हैंड राइटिंग उतने ज़्यादा मार्क्स। ऐसा बोलना गलत है दोस्तों, बट एक्चुअल में फैक्ट है कि हैंड राइटिंग के कोई मार्क्स नहीं होते। अच्छी बुरी कैसी भी हो, मार्क्स का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो डू नॉट वरी अबाउट योर हैंड राइटिंग ऑल टुगेदर, आई विल शो यू प्रूफ फॉर इट। तो कॉस्मेटिक का कोई मतलब नहीं है, इट्स ऑल अबाउट कंटेंट। हाँ, कॉस्मेटिक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्पेसिंग है कि आप हर पॉइंट के बाद एक लाइन खाली छोड़े ताकि पढ़ने वाले को इजीली पॉइंट्स पढ़ने में, रीड करने में ईजी हो। तो ऐसा नहीं है क्वेश्चन खत्म हो गया अगले पार्ट पे जा रहे हैं तो लाइन छोड़ रहे हैं। इनफैक्ट एक आंसर में अगर 6 पॉइंट है, बीच में हर में एक एक लाइन छोड़ी, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज गोइंग टू क्रिएट अ बेटर इंप्रेशन एंड मे फेच यू बेटर मार्क्स बिकॉज इट्स ऑल इन द माइंड। राउंडिंग ऑफ बहुत ध्यान से करना दोस्तों। एग्जाम में अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसमें आपको कोई टेबल बनाना है, जैसे कि हम अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में टेबल बनाते हैं, जिसमें हमें पता है कि आखिरी में लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, फाइनेंशियल एसेट है, आखिरी में उसका बैलेंस से 15 लाख होना चाहिए। राउंडिंग ऑफ के कारण वो 14,99,982 आ रहे हैं। आपको 18 रुपये आखिरी साल के ब्याज में एडजस्ट करना है ताकि आपका बैलेंस 15 लाख जो आना चाहिए वो आए। आप नहीं करोगे, मार्क्स कटेंगे। पहला। दूसरा, जैसे ईसॉप शेयर बेस्ड पेमेंट के क्वेश्चंस में कई बार एम्प्लॉइज डेसिमल में आते हैं, तो उसमें इंस्टीट्यूट ने आपने डेसिमल में सॉल्व किया है, राउंड ऑफ किया है, लोअर और हायर डिजिट किसी पे भी, कई बार इंस्टीट्यूट ने सब पे मार्क्स दिए। हालांकि ये ध्यान रखना कि ऐसी जगह जहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आ रहे हैं, बेहतर तरीका यूजुअली क्या होता है कि हम राउंड ऑफ करते हैं बेस्ड ऑन द राउंडिंग ऑफ रूल, यानी 489.4 को हम 489 ले लेंगे। तो राउंडिंग ऑफ इज समथिंग विच इज़ वेरी टॉक्ड अबाउट टॉपिक, बिकॉज कई बार सब कुछ सही हो जाने के बाद सिर्फ हमारा राउंडिंग ऑफ इंस्टीट्यूट के राउंडिंग ऑफ से मैच नहीं करता है, जिस कारण से हमारे मार्क्स अफेक्ट हो सकते हैं। सर कितने डेसिमल तक जाना है? तो जनरल रूल यह है कि अगर इंस्टीट्यूट ने ही आपको आंसर में दे रखा है कि 4 डेसिमल या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखे 2 डेसिमल तक के, तो वही लीजिए। नहीं दिए हैं तो फिर आइडियली 4 डेसिमल तक आप एन्युटी फैक्टर में जाइए, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में जाइए, और अगर कोई परसेंट निकाल रहे हैं तो 2 डेसिमल तक जाए। जब भी आप क्वेश्चन देखते हैं, राइट ऑल करेक्ट पॉइंट्स, और साथ में आपने आंसर में कई सारे गलत पॉइंट भी लिख दिए। You will get answer for all correct points, but you will have no negative marking for the wrong points। मतलब क्या हुआ? कंफ्यूजन में हो तो आप लिख के आ जाओ, जितने सही है उसके मार्क्स मिल जाएंगे। तो उदाहरण के तौर पे लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको कॉपी दिखाता हूं जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से आप इसे रिलेट कर पाओगे। ये एक स्टूडेंट है, इसकी आप राइटिंग देखो जो आप बोल रहे थे। ये 6 मार्क का क्वेश्चन है, इसको 6 में से 6 मिले हैं इसमें। इस क्वेश्चन में टोटल 6 चीज़ें पूछी गई थी कि क्या इन कॉस्ट को कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट का पार्ट माना जाता है या नहीं माना जाता। राइटिंग मुझसे ही नहीं पढ़ी जा रही है, तो शायद इसीलिए एग्जामिनर को लगा सही गलत सब सही है तो कर दो। बट आप देखिए इसने आंसर इस तरह से लिखा है, सबके बाद में एक एक लाइन छोड़ दी है, अपना आंसर लिख दिया, 6 में से 6 ले लिए। अब यही पर्टिकुलर क्वेश्चन आप किसी दूसरे स्टूडेंट का देखेंगे। सपोज फॉर एग्जाम्पल उसने इसमें से कुछ चीज़ें सही लिखी है और कुछ गलत लिखी है। He will get marks for things which are correct and he will not get marks for things which are not correct। जैसे इसने कुछ चीज़ें मिसिंग रखी, तो इसे क्या हुआ? उन चीज़ों के मार्क्स नहीं मिले जो उसने नहीं लिखी, पर अगर वो गलत भी लिख रहा है तो भी उसको उसके मार्क्स मिल रहे हैं। मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि आपके सारे के सारे आंसर्स क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। जैसे आप देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भाई ने 4 पॉइंट लिखे, उसके बाद में आप देखें देन सब पॉइंट्स फर्दर लिखे। अब इस पूरे में अगर आप देखोगे तो सिर्फ 1, 2, 3 और 4 ये 4 पॉइंट सही थे। बाकी जो उसने अडियरेंस, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल कंसेप्ट, इतनी सारी चीज़ें लिखी है, डबल इफेक्ट, ये आंसर में कहीं पे भी नहीं है। ना उसको कट किया ना उसको रॉन्ग किया। क्यों? क्योंकि वो आंसर का पार्ट ही नहीं है। पर 4 चीज़ें जो आंसर का पार्ट थी वो सारी की सारी मैच हो गई, उसके बेसिस पे मार्क्स दे दिए। तो इससे डेफिनेटली आपका टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा
बट सेफर साइड में आप ज़्यादा पॉइंट लिखोगे तो आपको एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी कि आप कंफ्यूजन में और डाउट में हो तो आप सही आंसर वाले इंक्लूड कर दो, उसके मार्क्स मिल जाएं। कुछ केसेस में मैंने ऐसा भी देखा है कि स्टूडेंट ने ऑल्टरनेटिव आंसर दिए जब क्वेश्चन एम्बिगुअस है कि ये, और अगर ऐसा अज्यूम करे तो ये, जो सही था उसके बेसिस पे मार्क्स देती है, जो गलत था उसको छोड़ दिया। पर ये सब आपके पास टाइम है तो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपका कंक्लूजन सही है लेकिन रीजनिंग रॉन्ग है तो भी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो कई बार आपको कोई एएस बेस्ड एंड एएस बेस्ड क्वेश्चन होगा जिसमें कॉन्सेप्ट दिया होगा और बोला जाएगा कि आखिरी में बताइए कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही है या नहीं है जो प्रिस्क्राइब कर रहा है मैनेजमेंट, और आपने सिर्फ कंक्लूजन सही लिख दिया और उसकी रीजनिंग पूरी गलत है आपकी। सर कंक्लूजन कैसे सही आएगा? बाय लक। या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं बचा तो आपने सिर्फ कंक्लूजन लिख दिया, रीजनिंग ही नहीं लिखी, देन ऑल्सो यू कैन फेच मार्क्स, बट पूरे नहीं मिलेंगे आपको, स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो सर क्या स्टेप वाइज मार्किंग होती है? एब्सोल्युटली। इफ यू वांट टू सी स्टेप वाइज मार्किंग आई कैन ऑल्सो शो यू दैट कैसे होती है स्टेप वाइज मार्किंग। देखिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है कंसोलिडेशन का, 20 मार्क का क्वेश्चन था। अब नवंबर 23 का पेपर का है, जो मेरे पास रैंडम कुछ कॉपी स्टूडेंट्स के हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले जो परसेंटेज निकाला इसने, अपन निकालते हैं ना कि शेयर होल्डिंग परसेंटेज सब्सिडी में गया है, तो इसमें थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड था, उसके भी मार्क्स थे। ऐसा नहीं है हर क्वेश्चन में होंगे, कई क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ रहता है परसेंट तो उसको लिखने के मार्क्स नहीं मिलते, पर इसमें लेट्स से होंगे तो उसको टिक किया। देन लेट्स से आपका एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट का टेबल बनाया, उससे इनको अल्टीमेटली ये 2,80,000 और माइनस 2,000 के फिगर ये जो आने थे ये चेक किए, उसका 1 मार्क मिल गया। अब आप यहाँ देखो क्या हुआ, इसने पूरा स्टेप लिखा, मशीनरी का रिवैल्यूएशन हुआ था, इसमें कहीं इसके कैलकुलेशन में एडजस्टमेंट में गड़बड़ हो गई। हालांकि इसने स्टार्टिंग 1,25,000 सही से किया, बट बाद में डेप्रिसिएशन गलत लगा दिया। अब इस पूरे स्टेप का 1 मार्क है, वो तभी मिलेगा जब आपका फाइनल आंसर सही है, यानी स्टेप के अंदर अगर एक स्टेप सही और एक गलत है तो मोस्ट लाइकली आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। पर अगर आपका पूरा स्टेप सही है तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस यू विल गेट मार्क्स फॉर इट। तो कंसोलिडेशन के 20 मार्क के क्वेश्चन में इसकी बैलेंस शीट वगैरह सब गलत थी, लेकिन इसके कई सारे स्टेप्स सही थे, तो इसको 20 में से 8.5 मार्क मिल गए। सिर्फ किसके मिले? जो इसने स्टेप्स सही सही करे उसके मार्क्स मिल गए। तो बैलेंस शीट भाई ने बनाई नहीं, स्टेप्स बना के छोड़ दिए, उसके भी मार्क्स लेकर आ गया, नॉट बैड। तो दिस इज बेसिकली जस्ट टू गिव यू वन मोर एन आइडिया कि आप जो भी लिखोगे, इंस्टीट्यूट का प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है कि कंसोलिडेशन में ये हमें 6 स्टेप्स लगेंगे, इन सारे स्टेप्स के 1-1 मार्क्स हैं। देन उसके बाद हमें एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट और जो कॉमन गुडविल और ये कैलकुलेशंस होते हैं, इन सब के 2-2 मार्क हैं, और फिर बैलेंस शीट के लेट से 8 मार्क है, जिसमें हर पर्टिकुलर फिगर के अलग अलग मार्क्स हैं। तो आप जितना लिखोगे उसमें से इंस्टीट्यूट ने उस चीज़ के कोई मार्क्स अगर अलॉट कर रखे तो यू विल गेट मार्क्स फॉर इट। तो छोड़ना नहीं है अपने को, मुद्दे की बात यह है, इस तरह से भी अपन मार्क्स लेके आ सकते हैं। चेन एरर हो जाती है कई बार। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो एंड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक पॉइंट पर अपने से कोई गलती हो गई। तो जैसे कंसोलिडेशन में ही मेरा प्री और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के डिफरेंशिएशन में गलती हो गई। प्री का प्रॉफिट गलत तो आइडेंटिफाइबल नेट एसेट गलत तो गुडविल गलत, पोस्ट का गलत तो एनसीआई गलत या माइनॉरिटी इंटरेस्ट गलत, और पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व गलत, तो आपके सबके मार्क्स कट गए। यानी ऐसा नहीं है एक गलती के चेन एरर्स के कारण मार्क्स नहीं कटेंगे, वो जिन स्टेप पर इंपैक्ट डालेगी सब जगह आपके मार्क्स कटेंगे। तो क्रिटिकल एडजस्टमेंट्स को बहुत धीरे धीरे हैंडल करें। जय एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्टेड। इसका मतलब क्या है? बेसिकली जो मैंने बोला, आप कंक्लूजन भी लिख दोगे तो हो सकता है आपको मार्क्स मिले। तो जहां पर आपके पास समय कम है, आप क्वेश्चन ये करना कोशिश की बचे हुए में आप एटलीस्ट जितना अटेम्प्ट कर सको कर दो। कई बार बच्चों ने कई सिली मिस्टेक्स करी, जैसे कि कॉस्ट और प्रॉफिट ऐड करके हमें सेल्स का फिगर निकालना है कहीं पर कैलकुलेशन के लिए, तो हमने गलती कर दी। लॉस दिया हुआ है क्वेश्चन में, फिर भी कॉस्ट प्लस लॉस कर दिया जबकि माइनस है। ऐसी सिली मिस्टेक्स, क्योंकि हमारी जो आदत रहती है क्वेश्चन थोड़ा उससे डिफरेंट आया पर हमने उस पर फोकस नहीं किया। ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब समझना। कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन आया आपको, तो शेयर बेस्ड पेमेंट का क्वेश्चन है, उसमें आपको बोला गया है कि आपको जर्नल एंट्रीज देनी है, पर क्वेश्चन में 3 पार्ट है, 2A 2B 2C। 2A जर्नल एंट्री दीजिए, 2B फाइनली अगर एम्प्लॉय ने कैश ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, और इक्विटी ऑप्शन सिलेक्ट किया तो क्या इफेक्ट होगा। और 2C इसे फाइनेंशियल लाइबिलिटी माना जाएगा या रिजर्व। बच्चा क्या करता है, बड़ा लंबा क्वेश्चन है तो उसको मालूम है क्या क्या करना है, तो वो पूरा आंसर लिखना शुरू कर देता है, और क्योंकि उसके 15-20 मिनट निकल जाते हैं लंबे क्वेश्चंस में सॉल्व करने में, तो उसको एकदम ध्यान नहीं आता है कि आखिरी में क्वेश्चन ये था कि ये लाइबिलिटी है या रिजर्व। उसने पूरे सोल्यूशन में इसे लाइबिलिटी बता के शो किया है, बट आखिरी में वो
सी पार्ट उसको ध्यान में नहीं रहा, वो आगे बढ़ गया, और वो सी पार्ट के 2 मार्क्स हैं। तो 14 मार्क के क्वेश्चन में 12 मार्क आपके कैलकुलेशंस और उन सबसे रिलेटेड है, और सिर्फ 2 मार्क का जिसमें आपको सिर्फ ये लिखना है कि भैया क्योंकि कंपनी अपनी ऑब्लिगेशन अवॉइड नहीं कर सकती कैश आउटफ्लो की, इसलिए लाइबिलिटी और रिजर्व नहीं है। सिर्फ इस लाइन के 2 मार्क्स। पर वो क्यों मिस हो गया? इसलिए नहीं है क्योंकि हमको आता नहीं था, हम भूल गए। इसलिए हमेशा अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले पिछले क्वेश्चन में सारे पार्ट्स के आंसर आपने आए या नहीं वो आप ध्यान रख लीजिए। इसकी एक हैबिट ये करना कि आंसर जब भी लिखो तो जो भी कोई आंसर आ रहा है उसके नीचे या उसके साइड में या मार्जिन में लिख देना आंसर 1A, 1B, 1C। तो आपके दिमाग में रहेगा कि क्वेश्चन में अगर पार्ट्स हैं तो आपने सारे पार्ट आंसर कर दिए। कंसोलिडेशन का क्वेश्चन शुरू में ट्राई करना इज नॉट आइडियली सजेस्टेड, तो ये मेरे हिसाब से एक सिली मिस्टेक है, इसको बात के लिए रखना चाहिए। अगर इजी क्वेश्चन है तो डू इट इन द सेकंड और थर्ड आवर, और अगर बहुत टफ क्वेश्चन है तो कीप इट फॉर द एंड। टू मच थ्योरी रिटर्न इन थ्योरी क्वेश्चंस। आप देखो 6 मार्क वाले बच्चे को 2-2 लाइन उसने लिखी थ्योरी वाले क्वेश्चन में और उसको मार्क्स मिल गए। कई बार ऐसा भी होता है 4 मार्क के क्वेश्चन में 3 पेज लिखना पड़ जाते हैं तब जाके मार्क्स मिलते हैं। अल्टीमेटली मार्क्स आपके जो कीवर्ड्स आ रहे हैं या नहीं क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड है, इसमें पूरी टेक्स्ट आप एज इट इज रेप्लिकेट नहीं कर पाओगे, तो उसका जो मेन क्रक्स है वो आ रहा है या नहीं उसके बेसिस पे मिलते हैं। पर बेवजह एक्स्ट्रा लॉन्ग थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। एक कॉमन क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर क्वेश्चन आया है जिसमें बोला गया है लेट्स से फाइनेंशियल लाइबिलिटी का रीमेजरमेंट है और उसके अंतर्गत हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने कैलकुलेशन सारे करना है और बताना है इफेक्टिवली इसका इफेक्ट क्या होगा। क्या मुझे उसमें शुरू में 2-3 लाइन जो नॉर्मली हम देखते हैं कई बार आईसीआई के क्वेश्चन आंसर्स में लिखी हुई रहती है शुरू में कि वाई दिस इज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी और डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, वो इंक्लूड करना है क्या? सिंपल। अगर क्वेश्चन ने लिखा है, आप एक्शन वर्ब देखो, क्वेश्चन ने बोला है कैलकुलेट, तो आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। पर लिखा है कैलकुलेट एंड एक्सप्लेन, तो आपको रीजनिंग भी देना पड़ेगी। डिस्कस विथ रीजंस या डिस्कस या कमेंट, तो आपको थोड़ी सी रीजनिंग देना पड़ेगी। ये लॉजिक है इसके पीछे। देन सारे पार्ट्स वाला मैंने आपको बता दिया। कई बार ऐसा भी हुआ है कि स्टूडेंट ने क्वेश्चन में ये पूछा है क्या ये कॉस्ट ऐड होगी या नहीं होगी, और उसने सिर्फ यस लिख दिया और रीजनिंग नहीं लिखी। अब शायद उसके कारण उस पर्टिकुलर चीज के अगर 2 मार्क थे तो उसको सिर्फ रीजनिंग सही होने के कारण 1 मार्क मिल गया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ये सब वो मार्जिन ऑफ एरर्स वाली चीजें हैं जो आप प्रिपेयर कर चुके हो, उसके लिए मैं आपको टिप्स नहीं दे रहा हूं। कैसे अपनी एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन पे अपन मार्क्स बढ़ा सकते हैं वो है। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग का एक क्वेश्चन आया था, नए टाइप का क्वेश्चन था, और उसमें जो इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी थी मोस्टली उसी को रेप्लिकेट करना था, थोड़ा फॉर्मेट चेंज करके। किसी बच्चे ने वो इन्फॉर्मेशन ही रेप्लिकेट की, जैसा बीकॉम में होता है ना, क्वेश्चन ही 2 बार लिख दो तो बोले अच्छा इतनी तो मेहनत करी लड़के ने तो इसके मार्क्स दो, उसके मार्क्स मिल जाते। एनीवेज, तो दोस्तों ये सबसे पहले व्हाट आई वाज वांटिंग टू शेयर विद यू इज सम एग्जाम टिप्स, कैसे अलॉट करते हैं मार्क्स। आई होप ये टिप्स कुछ यूजफुल होंगी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आ जाते हैं अपन टाइम मैनेजमेंट और माइंड मैनेजमेंट पर। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो दोस्त, माइंड मैनेजमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइम मैनेजमेंट। इसका रीजन क्या है? प्रिपरेशन के लिए टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, बट एग्जाम में माइंड मैनेजमेंट। जैसे मैंने मेरी एग्जाम के लिए तय किया था कि मैं रात को 10 बजे सोने चले जाऊंगा और एक अच्छी बढ़िया नींद लूंगा। 10 की हो सकता है 10:30 बज जाएगी, सुबह मैं 4:30 बजे उठ जाऊंगा, 5 बजे मैं रिवीजन के लिए बैठ जाऊंगा। ये मेरा प्लान किया था मैंने। अब हुआ ये कि पहला पेपर था, एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा थी कि 10:30 बजे जो टारगेट था सोने का वो आगे बढ़ के 11:30 हो गया, और रात को 2 बजे तक नींद ही नहीं आई एंग्जाइटी के चक्कर में। और जब नींद नहीं आई तो टेंशन इतना बढ़ने लग गया कि हे भगवान मुझे सुबह उठना है, तैयारी करनी है, 2.5 घंटे मेरे यहाँ पर वेस्ट हो गए। और अपन ने इतना भारी भरकम भुग्गा बुला लिया अपने दिमाग के अंदर टेंशन का, यार ये क्या हो गया एकदम से लास्ट मोमेंट पर, ऐसा कैसे हो गया। दोस्तों अपनी बॉडी अपना माइंड ऐसा है ना कि आप 2.5 घंटे रेस्ट भी कर रहे हो, भले आपको नींद नहीं आई, आपको जो फिजिकल रेस्ट चाहिए बॉडी को मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि अपने को 4 घंटे की नींद होती है और अपन सुपर एनर्जेटिक रहते हैं थ्रू आउट द डे, और कई बार 8 घंटे की नींद के बाद भी नहीं रहते, बिकॉज इट इज ऑल हियर। तो अभी आपको टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, माइंड मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। मतलब डिटॉक्स, रिलीज द प्रेशर, एकदम मस्त हो जाओ दोस्त। तो आपने सोचा है कि मुझे एग्जामिनेशन हॉल 15 मिनट पहले पहुंचना है, 2 मिनट पहले भी पहुंचे, टेंशन मत लेना, हड़बड़ा मत जाना, रास्ते में ट्रैफिक आ गया, ये आ गया, जल्दी करो। नो, पीस ऑफ माइंड। आपको एग्जामिनेशन में हॉल में पहुंचना है, बैठना है, आपने जो चीजें प्लान की थी वैसी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर है जो आपके कंट्रोल में नहीं है।
अब आपने क्या करना है, बस एग्जाम में पेपर देखना है और उसको वहीं के वहीं सही डिसीजन लेना और सॉल्व करना है। मतलब एक चीज़ बताओ, तुम 15 मिनट बैठते वहाँ पे आराम करते, इसकी बजाय तुम थोड़ा सा लेट हो गए तो तुम गाड़ी में ट्रैफिक में फंस गए, वहाँ रेस्ट कर लो। अगर ड्राइवर है साथ में कोई छोड़ने जा रहा है, तुम ही चला रहे हो, दिमाग में रिवाइज कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 मिनट पहले पहुँच गए ना, क्या दिक्कत है, खुशी मनाओ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज रिलीज ऑल द प्रेशर। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर प्लानिंग मत करना, टाइम मैनेजमेंट वगैरह 1 घंटे में 30 मार्क करना है, हाँ भैया टारगेट है करने का। फर्स्ट आवर में 30 मार्क्स, सेकेंड आवर में मुझे 65 क्रॉस करना है, थर्ड आवर में 100, बहुत अच्छी बात है। घड़ी पे रखना, नहीं होगा हर पेपर में नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है, गो विद द फ्लो। तो आई एम नॉट सेइंग keep a blind eye to these things. Yes, you have to focus, but don't be so over panicked by it, where if you are not able to achieve that, then you will be under a lot of stress. तो मस्त आपको क्या करना है दोस्तों, माइंड को ऐसा रखना है कि आई एम रेडी टू टेक अप वट एवर चैलेंज कम्स इन। यस, आई हैव अ टाइम इन माइंड, आई विल ट्राई टू फॉलो इट, इवन इफ नॉट, नो प्रॉब्लम। So you should have time management, but you should also more importantly have mind management. और एग्जाम में प्लीज प्रोग्रेसिव अप्रोच रखिए। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रोग्रेसिव अप्रोच का मतलब है पेपर धीरे धीरे बिल्ड होता है। मतलब कॉन्फिडेंस पेपर में अपना धीरे धीरे बिल्ड होता है। मतलब शुरू में आप जब पेपर दोगे तो आपको कोशिश करना है आसान क्वेश्चन करने की, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। तो एफआर में जैसे एमसीक्यूज बहुत टफ नहीं आते, ऑडिट में टिपिकल आते, तो अगर एफआर के एमसीक्यूज 1 घंटे बाद भी लोगे तो कोई बुराई नहीं। आपने पूरा पेपर पढ़ लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, ये वाला क्वेश्चन छोड़ना है अपने को डिस्क्रिप्टिव में, बाकी सारों में से सबसे पहले कौन सा करूंगा, दूसरा कौन सा करूंगा। पहले किया, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया है, दूसरा भी आपको अच्छे से आता है, बढ़िया है। एमसीक्यू पे आ गए, सारे एमसीक्यू कर दिए। धीरे धीरे आप क्या करिए, प्रोग्रेस करिए, क्योंकि किसी भी पेपर में कभी भी ऐसा नहीं होगा, कितना भी डिफिकल्ट आ जाए दोस्तों पेपर पर 30% से ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। इंस्टीट्यूट नॉर्मली 10 से 20% डिफिकल्ट, 20 से 30% मॉडरेट और 50% प्लस ईजी रखता है। कभी डिफिकल्ट भी आ गया ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिर भी 50% ईजी मिलेगा। तो आप कोशिश करें, पहले उसको सॉल्व करें, एमसीक्यूज करें, वो आपको आइडेंटिफाई करना है, वो ट्रिक है, आर्ट है और किस्मत है, और उसको आप ट्रैक करोगे तो उसके बाद क्या होएगा, ऑटोमेटिकली आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा, उससे डिफिकल्ट भी सॉल्व हो जाएगा। फाइनली चैप्टर वाइज टिप्स में एफआर की वी ऑलरेडी शेयर दिस एबीसी एनालिसिस। दोस्तों ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंस लेवल है आपके सारे चैप्टर्स का बेस्ड ऑन पास्ट 11 एग्जाम्स। तो अगर लास्ट मोमेंट पे आपकी कोई चीज़ छूट रही है या छूटने की इच्छा है तो आप इसे फॉलो कर सकते हो, जस्ट इन ऑर्डर टू कीप दिस इन माइंड कि अपने को किस पे फोकस ज़्यादा करना है इन द लास्ट 1 डे ऑफ आवर रिविजन और किस पे कम। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से करिएगा दोस्तों, डटे रहेंगे, मिलते रहेंगे और लगे रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।